नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी और मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में हमेशा हम आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन आज हमारा फोकस क्लियरली यूथ ब्रिगेड पर है। जी हां, वो तमाम युवा दर्शक जिन्हें शायद पहली बार सैलरी मिली है, पहली सैलरी मिली है या पॉकेट मनी से ही अपनी निवेश रणनीति बनाना चाहते हैं। उनके बहुत सारे लक्ष्य हैं, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, ट्रैवल प्लान बनाना है या अगर उन्हें कोई महंगा गैजेट खरीदना है। उन तमाम दर्शकों को योर मनी आज देगा एक फाइनेंशियल प्लान और इसमें मेरे साथ हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत उस्तिगी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं और पहले युवा दर्शक का सवाल लेते हैं जो कि आकाश है, और आकाश ने अपना सवाल हमें ईमेल के जरिए भेजा है। हमारे साथ इनफैक्ट फोन लाइन पर आकाश मौजूद भी हैं। आकाश, मुझे ये बताइए, आपने 3 फंड में पैसे लगाए हुए हैं, डीएसपी, ब्लैक रॉक। आपने कहा ये कौन सा फंड, इसमें आप 1000 रुपए हर महीना एसआईपी कर रहे हैं? डीएसपी, ब्लैक रॉक, स्मॉल एंड माइक्रो कैप फंड। माइक्रो कैप है आपके पास, साथ ही एचडीएफसी मिड कैप फंड है, 2000 रुपए इसमें आप लगा रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रो वैल्यू डिस्कवरी में 6000 रुपए महीना। बहन की शादी के लिए आपको 10 साल में 30 से 40 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं आकाश? हाँ, मिनिमम 30 इज सफिशिएंट। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 22 है। अच्छा, 22 साल के हैं। आपके खुद के कोई फाइनेंशियल गोल्स नहीं है आकाश? करेंटली मैम जस्ट अ फाइनेंशियल गोल फॉर फ्लैट, और उसके लिए मैं 5000 एडिशनली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। किसमें? बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड में। बिरला सन लाइफ मिड कैप में आप एडिशनली कर रहे हैं। घर का लक्ष्य कितने साल में, कितने का खरीदने का है? 5 साल में। 5 साल में जी, मुझे कम से कम 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट के लिए डिपॉजिट करने हैं। चलिए ठीक है, तो आप जैसा आपसे बन पड़ेगा आप अपने निवेश को शायद यहाँ बढ़ाएंगे भी। अच्छी बात यह है हेमंत जी, यहाँ पे इन्होंने अपने लक्ष्यों को तो डिफाइन कर लिया है। घर खरीदना है क्लियरली 5 साल के बाद, जिसके लिए 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट के तौर पे इन्हें इकट्ठा करने हैं। बहन की शादी के लिए इन्हें कम से कम 30 लाख रुपए चाहिए। मुझे ये बताइए, जो फंड चुने हैं फिलहाल वो कैसे हैं? देखिए, फंड 3 फंड है इनके पास। डीएसपी, माइक्रो कैप उन्होंने कहा, उनके पास एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, और तीसरा आईसीआईसीआई डिस्कवरी। तीनों फंड अच्छे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है एलोकेशन में थोड़ा सा इशू है, उनको ठीक करना चाहिए वहां पे। आईसीआईसीआई जो वैल्यू डिस्कवरी फंड है, जैसा कि नाम से पता चलता है कि वैल्यू फंड है, इसमें ज्यादा एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप में है। पिछले कुछ समय से अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस देखूं उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि लॉन्ग टर्म का इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है। बट क्योंकि अच्छा फंड है, जनरली मेरा ये मानना है हमेशा कि अच्छा पोर्टफोलियो आगे जाके कभी ना कभी वो रिकवरी करेगा और वो ट्रैक पे वापस आएगा। लेकिन उसमें वो 6000 रुपए इन्वेस्ट करना है। बाकी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है 2 मिड कैप फंड में थोड़ी कम है, तो मैं चाहता हूं कि 1 या 2000 रुपए डिस्कवरी से कम करके बाकी एलोकेशन जो है, तो माइक्रो कैप में तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वहां पे अभी फ्रेश पैसा नहीं ले रहे हैं। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड जो है वहां पे ये 2000 रुपए अगर ऐड करें वहां से निकाल के, तो पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं मुझे लगता है सही तरीके से जो बैलेंस होना चाहिए एलोकेशन का डिफरेंट सेगमेंट्स पे वो आ जाएगा। बिरला सन लाइफ मिड कैप इन्होंने चुना है, जिसमें 5000 रुपए मेरे ख्याल से ये अलग से अपने घर के लक्ष्य के लिए जोड़ रहे हैं। ये फंड कैसा है 5 साल के नजरिए के हिसाब से? देखिए, 5 साल के नजरिए से मुझे लगता नहीं कि बिल्कुल सही चॉइस है, क्योंकि 5 साल का मतलब है कि आपका होल्डिंग पीरियड जो है उससे भी कम है। और ऐसे में क्योंकि अगर मान लीजिए उस समय पे मार्केट में अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी है, और तो हमने देखा है कि जो मिड कैप सेगमेंट है वो ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। हालांकि मैं कह दूं कि मिड कैप जो बिरला मिड कैप फंड है वो फंड अच्छा क्वालिटी फंड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी में मेरा हमेशा ये मानना है कि जब भी आप एसआईपी से इन्वेस्टमेंट करें तो 2 फंड मिनिमम आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, ताकि 2 फायदे हैं उसके। एक तो 2 डिफरेंट फिलोसफीज के आपको एक्सपीरियंस मिलता है, दूसरा 2 डिफरेंट डेट्स पे आप पैसा लगा सकते हैं, और 2 डिफरेंट सेगमेंट्स में आप पैसा लगा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये पैसा जो है 2 फंड में बांटे। एक लार्ज कैप ओरिएंटेड मल्टी कैप ले लीजिए, एक मिड कैप आपके पास है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो शायद मिड कैप जो फंड है वो सही फंड नहीं है। उनको लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड या लार्ज कैप ओरिएंटेड मल्टी कैप फंड में अपना पैसा लगाना चाहिए। उसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी जो है मिड कैप के मुकाबले कम रहेगी। आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी ऐसे में? देखिए, इसमें कोटक सेलेक्ट फोकस फंड को देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल का जो मोस्ट 35 है वो देख सकते हैं। दोनों ही काफी बहुत अच्छे फंड है, पोर्टफोलियो दोनों के अच्छा परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर बिरला सन लाइफ मिड कैप से अगर आप निकल सकते हैं आकाश, तो आपको निकलने की सलाह दी जा रही है। उसके बजाय कोटक सेलेक्ट फोकस और मोस्ट 35 मोतीलाल ओसवाल का अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। साथ ही आपको एक्सपोजर कम करने की सलाह दी जा रही है माइक्रो कैप में, और अगर आप चाहें तो एचडीएफसी मिड कैप फंड में अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। अब चूंकि हम उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे आकाश। साथ ही अपनी आय जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अपना निवेश हम बढ़ाने की सलाह देते हैं। लेकिन हेमंत जी, हम यूथ स्पेशल कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जो बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है वो हम बताएं युवा दर्शकों को। जब भी कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उसे आप एक फंड असाइन कर दें।
कि ये जो लक्ष्य है इस फंड का निवेश इस लक्ष्य के तहत होगा, ये रणनीति अगर आप शुरुआत से ही अपना लें तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग काफी सटीक बैठ सकती है। जी बिल्कुल सही है। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है, जैसे हम कुछ भी लाइफ में करते हैं, हम हर चीज के लिए प्लानिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप अपने फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं तो वहां पे भी आपको थोड़ा सोच के चलना है। अब कैसे सोचेंगे आप, कैसे शुरुआत करेंगे, आपके अपने जितने भी गोल्स हैं उनको आप डिफाइन कीजिए, कितना समय आपके पास वो देखिए, कितना टारगेट होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म का अगर टारगेट की बात करें तो देखिए कि उसमें इन्फ्लेशन को आपने कंसीडर किया है कि नहीं किया। ये मैं कह दूं कि इस यंग एज में सारे के सारे गोल्स को शायद डिफाइन करना मुश्किल हो। सारे के सारे गोल्स में कितना पैसा लगेगा। अब मान लीजिए अगर कोई 22 या 23 साल में अपना करियर शुरू करता है, 60 साल के उम्र में उन्हें कितना पैसा लगेगा वो शायद डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसा लगेगा। जितना देर करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए मुश्किल होगा। अप्रोक्सीमेट अमाउंट तो आप डिसाइड कर ही सकते हैं, उतना कर सकते हैं। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपना प्रोसेस को शुरुआत कीजिए। बिल्कुल। एक बार आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में जो डिसिप्लिन आ गया तो वो आपकी जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच बनाएंगे, हर गोल के लिए एक अलग पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो जो पूल बनाते हैं वो गलती मत कीजिए, क्योंकि फिर पूल में आपको कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता है, ना मॉनिटर कर सकते हैं, ना आपको ये पता है कि किस गोल के लिए मैं कितना पैसा लगा रहा हूं। और हर गोल का टाइम होराइजन अलग है। बिल्कुल। कुछ 3 साल है, कुछ 5 साल है, कुछ 15 साल है। जब आप पूल बनाते हैं तो आपका एसेट एलोकेशन हमेशा गलत जाता है। इस तरीके का अगर आप प्रोसेस शुरुआत करें, शायद जैसा मैंने पहले कहा कि आपको सही टारगेट ना मिले, कोई बात नहीं, उसको आप हमेशा रिवाइज कर सकते हैं, और वो करना भी चाहिए। इनफैक्ट आप जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े उसको आप रिवाइज कीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतने आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में फायदे होंगे। बिल्कुल। और ये बात यंग दर्शकों को, युवा दर्शकों को जरूर समझनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और 24 साल के रोशन का सवाल लेते हैं, जिनकी सैलरी है 10,000 रुपए महीना, और ये बोल रहे हैं कि इन्हें 1 से 2,000 रुपए की SIP करनी है, और कौन कौन से फंड इनके लिए अच्छे होंगे जानना चाहते हैं। तो रोशन, आप हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, लेकिन आपने अपना सवाल हमें भेजा। इसका मतलब ये है कि आप अपनी निवेश की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने लक्ष्यों को आइडेंटिफाई कर ले तो काफी बेहतर होगा, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में यहां पर काफी आसान हो जाता हमारे लिए। लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि 1 से 2,000 रुपए के लिए आपको SIP करनी है, और अगर हम मान लें कि अगर आप ये पैसे लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, रिस्क कितना उठा सकते हैं उसकी भी हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन आप इनको किस तरह की रणनीति रेकमेंड करेंगे? ये कविता, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज है। इनकी उम्र है 24 साल, और जैसा उन्होंने सवाल पूछा, ये इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये कि जैसे जैसे उनका करियर शुरुआत हुई वैसे ही अपनी पैसा इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। और जैसे हमने पहले कहा, जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतने आपके आगे जाके आपको फायदा होगा। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप 24 साल की उम्र में अपना इन्वेस्टमेंट करियर जो है वो शुरू कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा ये, क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा है कि जब आप शुरुआत करते हैं इस एज में तो आपके पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में एक डिसिप्लिन आता है। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकी इनकम उन्होंने कहा 10,000 रुपए है, और वो करीब 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी 20% अपनी इनकम का इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ज्यादातर हमने इन्वेस्टर्स को देखा है, जब उनकी आय कम होती है शुरुआत में तो उनको लगता है 1-2 हजार बचा के क्या करेंगे, कुछ होने वाला है नहीं। ये आई थिंक ये सीखने की जरूरत है सभी इन्वेस्टर्स को कि कम पैसा होना शुरुआत में ये कोई आपके लिए रुकावट नहीं है। आज आपके पास ऐसी ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में जहां पे आप 1,000 या 2,000 से अपनी SIP शुरुआत कर सकते हैं। उससे भी कम में शुरू कर सकते हैं, उससे भी कम भी शुरू कर सकते हैं, उतने में आप शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। आई थिंक यही इंपॉर्टेंट चीज है जो हर यंग इन्वेस्टर को समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे अगर इनके 2 गोल्स की बात करें, इन्होंने गोल तो डिफाइन नहीं किया, लेकिन टाइम होराइजन उन्होंने बताया है। एक में शायद 25 से 35 साल बताया है। यहाँ भी मैं कहना चाहूंगा, जब आप गोल अपना टाइम होराइजन डिफाइन करें, इतना लंबा गैप नहीं रख सकते आप। 10 साल, 25 से 35। फॉर्चुनेटली 25 भी लॉन्ग टर्म है, 35 भी लॉन्ग टर्म है, तो आप एक डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन इतना लंबा गैप नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको श्योर होना पड़ेगा कि कितना समय है उनके पास। उतने लंबे समय के लिए 1,000 रुपए ये किसी मल्टी कैप फंड में, जैसे हमने 2 फंड्स की बात की, कोटक सेलेक्ट फोकस या मोतीलाल ऑलमोस्ट 35 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा गोल इन्होंने कहा 5 से 10 साल। अब यहाँ पे भी 5 साल और 10 साल में स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट होगी। अगर हम 10 साल की बात करें तो ये 2 वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जा सकते हैं। अगर ये 5 साल की बात करें तो मेरी रिकमेंडेशन तब होगी ये बैलेंस फंड को देखें, जहां पे ये ICICI बैलेंस फंड को दे सकते हैं या रिलायंस बैलेंस फंड को दे सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है, इसीलिए हम आपको एक क्लियर कट गोल बेस्ड रणनीति नहीं दे सकते हैं। लेकिन रोशन, अगर आपको अपने निवेश की शुरुआत करनी है तो यहाँ पे ICICI बैलेंस फंड, रिलायंस बैलेंस फंड आपको रेकमेंड कर रहे हैं। साथ ही कोटक सिलेक्ट फोकस में आप पैसे लगा सकते हैं। आप मोस्ट 35 में भी अपना निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे कम से कम 10
साल से ज्यादा का समय अगर आप देंगे तो फायदा होगा। साथ ही हम अगर कोटक सिलेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 5 से 10 साल का समय आपको इस निवेश को देना होगा। तो फिलहाल रोशन, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो इन फंड्स में निवेश करना शुरू कीजिए। अगर आपके लक्ष्य निर्धारित हो चुके हैं तो अपना सवाल कॉन्टैक्ट नंबर के साथ अब की बार योर मनी को जरूर भेजें। रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन अगर आप भी युवा दर्शक हैं, योर मनी पर अपना सवाल पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप कीजिए अपने नाम के साथ @kavita_TH ट्वीट कीजिए, या तो फिर अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। योर मनी के फेसबुक के पेज पर जाके भी अपना सवाल हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। योर मनी में हमारा फोकस आज युवा दर्शकों के सवालों पर है और अगले युवा दर्शक का सवाल लेते हैं। नितेश हैं, जो कि 19 साल की इनकी उम्र है और अपने लिए निवेश रणनीति जानना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि इनकी जोखिम लेने की क्षमता काफी ज्यादा है, काफी अच्छी है, इसीलिए ये एक निवेश रणनीति चाहते हैं। 5 लाख रुपए निवेश करने हैं इनको, साथ ही अच्छे रिटर्न्स के लिए कहां निवेश करें। अभी तक इन्होंने जहां पैसे लगाए हुए हैं, यूटीआई मिड कैप फंड में 2000 रुपए लगा रहे हैं हर महीना और अलग अलग फंड में इन्होंने लगभग 56,000 रुपए लगा रखे हैं। फोन लाइन पर नितेश हमारे साथ नहीं, वरना मुझे काफी सारे सवाल इनसे पूछने थे, डिटेल्स लेनी थी इनके निवेश को लेकर। लेकिन फिलहाल जिस भी तरह की जानकारी हमारे पास है, जितनी भी है हेमंत जी, ये काफी जागरूक निवेशक 19 साल की उम्र में मुझे लग रहे हैं। शुरुआत इनकी बहुत ही अच्छी है और आगे चल के ये बहुत बेहतरीन निवेशक भी बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे बताइए, इन्होंने जो यूटीआई का मिड कैप फंड पोर्टफोलियो में डाल के रखा हुआ है, शामिल किया हुआ है और 5 लाख रुपए अलग से भी निवेश करना चाहते हैं, ये कहां करें, कैसे करें, और अलग अलग फंड्स की डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने हमें नहीं दी है। हालांकि जी देखिए, उम्र इनकी 19 साल है। ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है कि इस उम्र में वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कह रहे हैं कि हम रिस्क ले सकते हैं, तो ये जानते हैं, क्योंकि सारा पैसा इन्होंने ज्यादातर जो इक्विटी फंड में लगाया हुआ है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इनको पता है कि जो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने के जो एसोसिएटेड रिस्क है वो क्या है। तो आई थिंक इनके पास समय है, रिस्क प्रोफाइल है इनका, ये समझ रहे हैं क्या है। लेकिन एक चीज इनको समझने की जरूरत है कि जब आप इक्विटी जैसी रिस्की एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप हद से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को रिस्की बनाएं। अगर मैं इनकी पोर्टफोलियो को देखूं तो करीब 8 फंड इन्होंने कहा है उनके पास पोर्टफोलियो में है। 56,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि नंबर ऑफ फंड बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा फंड रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इतने सारे फंड लेके चलते हो तो उनको मॉनिटर करना मुश्किल होता है और कहीं ना कहीं क्या होता है कि कोई अंडर परफॉर्मिंग फंड जो है वो भी आपके पोर्टफोलियो में रह सकता है। दूसरी बात, अगर इनके आप पूरे फंड्स को देखें, ज्यादातर जो पोर्टफोलियो है उसमें थीमेटिक फंड है, सेक्टर फंड है, तो ये कहीं ना कहीं, और एक साथ में एक लिक्विड फंड भी है। तो आई थिंक पोर्टफोलियो में थोड़ा सा उनको सोचने की जरूरत है कि फंड हम कैसे लें। कहीं ना कहीं फंड्स को, नंबर ऑफ फंड्स को कम करें, सही तरीके के फंड रखें। मेरा ये हमेशा मानना है कि जब इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाते हैं, स्पेशली इक्विटी फंड के द्वारा, तो आपका जो एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट में, मार्केट सेगमेंट्स में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मेरा हमेशा ये मानना है किसी भी इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो 60% पैसा आपका लार्ज कैप में और 40% पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में होना चाहिए। कुछ चेंजेस करें पोर्टफोलियो में। 4 फंड मुझे लगता है इनके लिए काफी रहेंगे, वो भी सेक्टोरियल फंड्स भी हैं, साथ ही इन्होंने थीमेटिक फंड्स भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग है इनके पास, डीएसपीवीआर का न्यू एनर्जी फंड भी है इनके पास, और इन्होंने रिलायंस मनी मैनेजर्स फंड भी ले रखा है। यूटीआई बैंकिंग, ये लगता है बैंकिंग में बहुत ज्यादा बुलिश है, पता नहीं बाजार की जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं नितेश। साथ ही एसबीआई का पीएसयू फंड भी लेके रखा हुआ है। मुझे ये बताइए कि अब इनकी बाजार की समझ कितनी ज्यादा है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये बाजार को समझते हैं हेमंत जी, तो क्या इन फंड्स में ये बने रह सकते हैं? ऐसा मज्यूम करें कि ये पहली बार निवेश तो नहीं कर रहे हैं और जानकार हैं बाजार के, तो क्या करें? देखिए, अगर जानकार भी हैं तो भी आपको ये समझना होगा कि 56,000 के लिए आप 8 फंड पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते। बिल्कुल, क्योंकि उनको मॉनिटर करना मुश्किल है। दूसरा, अगर ये जानकार है भी तो काफी बार मैंने ये भी देखा इन्वेस्टर्स का कि जब आप एक इक्विटी मार्केट अगर अच्छा कर रहा है तो आप अगर इक्विटी फंड चुनते कैसे हैं, आपका जो ध्यान है वो पास्ट परफॉर्मेंस पे रहता है, वो भी रिसेंट जो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस है, 1 साल की परफॉर्मेंस। अगर आप 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो जितने भी थीमेटिक फंड हैं, सेक्टर फंड है, मिड कैप फंड्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है लार्ज कैप ओरिएंटेड जो मल्टी कैप फंड है, लार्ज कैप फंड है, उनसे कहीं ज्यादा है। तो जब आप पूरा ध्यान शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पे रखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं ज्यादा अग्रेसिव बनेगा। जैसा मैंने पहले कहा, हमें यह समझना है कि इक्विटी एसेट क्लास जो है वो रिस्की है। अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा रिस्की बनाने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ फंड्स को कम करें, थोड़ा सा बैलेंस लेके आए। तो जैसे इनके एग्जिस्टिंग फंड की अगर आप बात करें तो डीएसपी वीआर, स्मॉल एंड मिड कैप को ये रख सकते हैं। 2 हमने मल्टी कैप फंड्स की ऑलरेडी बात की है,
मोतीलाल ओसवाल 35 की बात की, कोटक फोकस ये पोर्टफोलियो में शामिल करें। एक सेक्टर फंड अगर चाहें तो ले सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है। हमने युवा मनी में पहले भी बात की है कि अगर आप सेक्टर फंड में डालना चाहते हो तो उसमें भी आप रिस्क कम कर सकते हो। आप कैसे कम कर सकते हो कि बजाय इसके कि आप प्योर बैंकिंग फंड में जाएं तो आप बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में जाएं, ताकि जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है थोड़ा बड़ा हो जाए। वही इस फंड के अंदर है। तो मुझे लगता है ये 4 फंड आप रखें। और इन्होंने कहा कि इनको 5 लाख रुपए और इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो 5 लाख जो है पहले तो जो 56,000 है उसको रीएलोकेट करने से पहले देख लें कि उसके अंदर एग्जिट लोड या जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो कितना है, उसको देख के ध्यान दें। और 5 लाख जो है इन 4 फंड के अंदर बनाएं। और मुझे लगता है आगे अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। बहुत ज्यादा फंड करके उसको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो को थोड़ा सा और छानना होगा नितेश। और डीएसपीबीआर स्मॉल एंड मिड कैप फंड, कोटक सिलेक्ट फोकस, मोतीलाल ओसवाल का मोस्ट 35 और आईसीआईसीआई प्रू बैंकिंग फंड आपको हम रेकमेंड कर रहे हैं। इन्हीं में ही अपनी राशि को आप निवेश कीजिए और अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें और उसके मुताबिक आपको निवेश करने की सलाह हम दे रहे हैं। रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और 25 साल के हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार हिमांशु, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिमांशु, हमने आपका पोर्टफोलियो देखा और आपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के मुताबिक अपना ये पोर्टफोलियो बनाया है। आपके पास लगभग 4 एलआईसी की पॉलिसीज हैं, जिसमें मनी बैग भी शामिल है, ट्रेडिशनल प्लान है आपके पास। और टर्म प्लान के लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपसे क्या कहा है वो मैं चाहती हूँ कि आप हमें समझाएं। नहीं मतलब मैंने हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछा था, लेकिन उन्होंने कुछ मतलब ऐसा बोला नहीं। उन्होंने बोला कि यही आप कंटिन्यू रखिए। अच्छा, तो वही मुझे जानकारी चाहिए थी कि इतने सारे फंड है तो क्या ये रखना ठीक है? मुझे ये बताइए, टर्म प्लान में आपको रिटर्न्स की भी उम्मीद है? जी हाँ, मैं कर रहा हूँ उम्मीद। अच्छा, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या सीए हैं केवल? नहीं, फाइनेंशियल एडवाइजर है वो। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपने बहुत बढ़िया काम किया हिमांशु। आपने योर मनी को अपना सवाल भेजा है और हमारे पास दिग्गज फाइनेंशियल एडवाइजर हमेशा हमारे शो में होते हैं। आज हमारे साथ हेमंत उस्तगी है। हेमंत जी, ये बहुत कॉमन धारणा है, सोच है लोगों की कि टर्म प्लान में क्योंकि हमारे बाद कुछ लमसम पैसे नहीं मिलते हैं तो इसीलिए इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो एलआईसी के ट्रेडिशनल प्लान है उसकी वजह से ये मानसिकता बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हमारे अंदर है कि अगर आपको अपने बाद कोई पैसे चाहिए तो आपको एलआईसी की कोई पॉलिसी लेनी चाहिए। और टर्म प्लान भी शायद इसी के काम आता है। लेकिन यहाँ पर टर्म प्लान का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। एक तो ये रिस्क कवर है, प्रोटेक्शन कवर है। आप जब तक रिटायर नहीं होते हैं तब तक जितनी भी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, लाइबिलिटीज हैं आपके ऊपर, उसका ख्याल टर्म प्लान रखता है। जी बिल्कुल ठीक है। आई थिंक हमें ये समझना चाहिए कि अगर आप एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदें तो किस लिए खरीदते हैं। हाँ। प्रॉब्लम क्या है, हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को जब एक साथ देखते हैं तब हम गलतियां करते हैं। होता क्या, हम चाहते हैं कि चलिए एक ऐसे ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं जैसे ट्रेडिशनल प्लान है या मनी बैक प्लान है, जहां पे थोड़ा हमको इंश्योरेंस कवर भी मिल जाएगा। वो इंसिडेंटल हो जाता है, जबकि वो मेन प्रायोरिटी जो है वो इंश्योरेंस कवर को मिलनी चाहिए। टर्म प्लान में क्या मिलता है कि आप क्या चाहते हैं कि अगर अच्छा बाय चांस कुछ हो गया आपको या कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है तो आपके ऊपर जो फाइनेंशियल डिपेंडेंट है उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जब आप ट्रेडिशनल प्लान में जाएंगे तो आपको 5 या 10 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा जो आपकी शायद 1 साल की इनकम भी ना हो। तो अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आप अपने जो बाकी लोग हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो। हाँ। इसलिए टर्म प्लान प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। और ये सोचना कि टर्म प्लान में मैच्योरिटी के टाइम मुझे कुछ नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब आप मान लीजिए आपकी वर्किंग लाइफ 35 साल है, 35 साल तक वो टर्म प्लान आपका रिस्क कवर करती है कि अगर कुछ हो गया इन्वेस्टर को या जो पॉलिसी होल्डर को तो जो फैमिली है, जो नॉमिनी है, उनको वो पैसा मिलेगा। हाँ। तो कहीं ना कहीं समझना होगा कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग करिए, दोनों को मिक्स मत करिए। इन्वेस्टमेंट करनी है तो म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट में जाइए, और आपको अगर इंश्योरेंस चाहिए तो आप टर्म प्लान में जाइए। टर्म प्लान एक तो प्रीमियम आपका कम है, जितना आपको क्वांटम चाहिए, जितना आपको सम एश्योर्ड चाहिए उतना आपको मिलेगा। जबकि ट्रेडिशनल प्लान में आपको जैसा मैंने कहा 5, 10, 15 लाख का मिलेगा जो किसी भी हालत में आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा। चलिए हिमांशु जी, इंश्योरेंस को अलग रखिए, इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए, लेकिन उन्होंने पोर्टफोलियो भी बनाया हुआ है। समय कम है हमारे पास, लेकिन आपकी राय क्या होगी? देखिए फंड्स मोरलेस ठीक है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ बदलाव करने की जरूरत है। जैसा हम हमेशा कहते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच बनाइए, टाइम होराइजन बनाइए। क्योंकि सारे पैसा अगर इक्विटी में डाला है तो हमें मालूम नहीं है कि आपका टाइम होराइजन 2 साल है या 5 साल है या 10 साल है। तो वो टाइम होराइजन के साथ अगर आप अपने गोल्स को देंगे तो हम डेफिनेटली आपको बता पाएंगे कि ये जो एसेट क्लास है, पहला इक्विटी में आपका पैसा कितना होना चाहिए, डेट में कितना होना चाहिए, उसके बाद ही हम आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देंगे जो मुझे लगता है आपका पोर्टफोलियो बनाने की सही तरीका होगा।
चलिए यहाँ पर हिमांशु आपको जो है एक रिवैम्प करने की जरूरत है, आपको अपने लक्ष्य बनाने की जरूरत है। जल्दी से इनकी एलआईसी की पॉलिसीज पर आपको ये सलाह देंगे इन्हें? देखिए, मुझे लगता है कि अगर जहां पे इनका जैसे जो मैंडेटरी लॉक इन पीरियड अगर खत्म होता है, वो सरेंडर वैल्यू को देके डेफिनेटली उनसे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि यंग है, काफी समय है, थोड़ा बहुत जो लॉस होगा तो भी चलेगा, क्योंकि आगे जाके टर्म प्लान लीजिए, वो जो पैसा आप वहां डाल रहे हैं वो पैसा अगर म्यूचुअल फंड में डालें अपने गोल के हिसाब से, मुझे लगता है पोर्टफोलियो कहीं बेहतर होगा। बिल्कुल, एलआईसी की पॉलिसी से निकलकर अगर वही पैसा आप अपने पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड है उनमें ऐड कर देंगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं हिमांशु, और जल्द से जल्द अपने लिए एक टर्म प्लान ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए हेमंत जी। योर मनी में अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए, ट्वीट कीजिए @kavita.th पे, ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, और हमारे फेसबुक के पेज पर जाके भी अपना सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं। सभी जगह कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। नमस्कार।